मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज ये हमारी ग्राम समाज एवं विकास की दूसरी वीडियो है और पिछली वीडियो में दोस्तों हमने लेखपाल के एग्ज़ाम पैटर्न, उसके सिलेबस और साथ में दोस्तों ग्राम समाज और दोस्तों विकास की परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करी थी। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे जाके और या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है हमने पहली वीडियो का, अब वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उसके बाद ही आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास की पृष्ठभूमि रखी थी और उसी के क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, लेखपाल की बात करेंगे, लेखपाल की। और दोस्तों जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि लेखपाल कौन होता है और इसका इतिहास क्या है, दोस्तों लेखपाल का क्या इतिहास है, और दोस्तों साथ ही साथ हम जानेंगे लेखपाल के कार्यों के बारे में कि कौन कौन से कार्य होते हैं जो लेखपाल करता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं लेखपाल के बारे में। तो दोस्तों लेखपाल जो होता है वो गांव स्तर पर एक अधिकारी होता है, या हम कह सकते हैं सरकारी कर्मचारी होता है, और ये गांव स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। यानी लेखपाल जो है दोस्तों वो गांव स्तर पर एक सरकारी अधिकारी होता है या सरकारी कर्मचारी होता है, और ये सरकार का प्रतिनिधि होता है, ये सरकार का कह सकते हैं हम, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों सन 1952 ईस्वी से पहले दोस्तों जो लेखपाल है उसको पटवारी के नाम से जाना जाता था। यानी कि दोस्तों 1952 ईस्वी से पहले पटवारी का नाम प्रचलन में था लेखपाल की जगह। और दोस्तों सन 1952 ईस्वी में ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के मंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। दोस्तों तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कब कर दिया गया, तो सन 1952 ईस्वी में कर दिया गया। और एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से ये भी बनता है कि किसके द्वारा पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया, तो दोस्तों राजस्व विभाग के मंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा ही नाम बदलकर लेखपाल रख दिया था पटवारी का। कब? सन 1952 ईस्वी में। अब दोस्तों ये एक प्रश्न और आता है कि पटवारी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किस राजा के शासनकाल में किया गया था, तो दोस्तों पटवारी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख राजा शेर शाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। दोस्तों दोनों ही प्रश्न में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए लोग इसमें बहुत सी गलतियां कर देते हैं, बहुत बार गलती कर देते हैं, कहते हैं कि मेरा आंसर तो सही है फिर ये गलत क्यों हो गया। दोस्तों दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा डिफरेंस है, खाली एक प्रश्न है कि किसके शासन में किया गया, तो दोस्तों राजा शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया। और दोस्तों किस राजा के द्वारा किया गया, तो दोस्तों राजा टोडरमल के द्वारा किया गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे लेखपाल के कार्य की। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लेखपाल जो है वो तहसील स्तर पर कार्य करता है और वह तहसील स्तर पर बने एक संगठन के अंतर्गत कार्य करता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों ये संगठन क्या है। दोस्तों संगठन का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है हमारा उप जिला अधिकारी, या जिसको हम SDM भी बोलते हैं। और दोस्तों इसका कार्य होता है तहसील स्तर पर DM के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना व करवाना। यानी कि DM जो भी आदेश या जो भी निर्देश देता है उप जिलाधिकारी उस आदेशों का पालन करता है और अपने नीचे के लोगों से वो सारे कार्य करवाने का उनको आदेश देता है। अब उप जिला अधिकारी के नीचे दोस्तों हमारा आता है तहसीलदार। अब दोस्तों तहसीलदार जो होता है वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं, उनकी स्वयं जांच करता है और सभी कार्यों के विवरण का लेखा जोखा भी रखता है, या लेखा जोखा कह सकते हैं हम, तैयार करता है। ये हो गया हमारा तहसीलदार के कार्य। अब दोस्तों हमारा तहसीलदार के नीचे आता है नायब तहसीलदार, जो कि तहसीलदार की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए होता है। और नायब तहसीलदार के नीचे दोस्तों दो लोग आते हैं, एक होता है कानूनगो और दूसरा होता है दोस्तों अमीन। जो कानूनगो होता है दोस्तों वो लेखपाल का प्रमुख अधिकारी होता है, और जो अमीन होता है दोस्तों ये राजस्व की वसूली करता है, यानी कि जो भी सारे कर हैं उनकी वसूली जो है वो अमीन करता है।
और दोस्तों कानून को जो होता है वो लेखपाल के द्वारा राजस्व, आपातकाल व सभी प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए उनको आदेश देता है या उनसे इकट्ठा करने को कहता है। ये हमारा हो गया दोस्तों कानूनगो के कार्य। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख रूप से लेखपाल के कार्यों की। तो दोस्तों लेखपाल के कार्यों में हमारा जो काम है दोस्तों आ जाता है कि लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गांवों के खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं जिन्हें भूलेख या लैंड रिकॉर्ड कहते हैं। यदि कोई किसान अपनी ज़मीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो वह लेखपाल सरकारी शुल्क लेकर उसको जानकारी उपलब्ध कराता है। यानी कि दोस्तों लेखपाल के पास जो जिस क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग हुई है उस क्षेत्र या गांव के सभी खेतों संबंधी सारे कागजात या भूलेख रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है। और जिस भी किसान को अपनी ज़मीन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो वो लेखपाल को एक रकम अदा करता है, छोटी सी सरकारी रकम वो अदा करके वो अपनी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। और दोस्तों दूसरा कार्य दोस्तों लेखपाल अपने कागजात में खेतों का नाम, लगान, उसका मालिक का नंबर या उसका मालिक और नंबर आदि नोट करता है। यानी कि लेखपाल जो भी कागजात बनाता है उसमें खेतों का नाम, लगान और मालिक का नाम और उनके जो एक नंबर होता है ज़मीन का उसको नोट करता है। और दोस्तों वह खेतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागजों में भी परिवर्तन करता है। यानी कि दोस्तों खेतों में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को भी लेखपाल अपने कागजों में चेंज करता है, उसी अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। और दोस्तों अनावृष्टि, सूखा, अकाल, बाढ़ आदि जानकारी से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है या इसके आधार पर ही सरकार मुआवजे का निर्धारण करती है। यानी कि दोस्तों लेखपाल जो होता है अगर सूखा पड़ रहा है, कहीं अकाल बाढ़ आ गई है, कहीं अकाल है, तो इन सब की जानकारियाँ जो है वो अपने उच्च अधिकारियों को देता है और उसी के आधार पर सरकार लेखपाल को मुआवजा देती है ताकि वो जिनको ज़रूरत है लेखपाल उन सब में मुआवजे को बांट सके। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों लेखपाल जो है वो आपदा प्रबंधन के रूप में भी या आपदा या सहायता के रूप में भी कार्य करता है। अब दोस्तों अब अगला जो कार्य है दोस्तों लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में गांव के खेत, रास्ते, सड़कें, नदी, तालाब, बाजार, मकान आदि अंकित होते हैं। और दोस्तों इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल दिया होता है, उसी में उसका नंबर भी लिखा रहता है। खेत के नंबर की मदद से ही खेत को पहचानने में आसानी रहती है। और लेखपाल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष खेतों की नाप करे तथा कमी बेशी के नक्शे में अंकित करे। यानी कि दोस्तों लेखपाल के पास अपने गांव का एक नक्शा होता है जिसमें सभी खेत, रास्ते, सड़कें, नदी, तालाब, मकान आदि अंकित होते हैं। और उस नक्शे में दोस्तों खेतों का क्षेत्रफल भी अंकित होता है, उसमें उसका नंबर भी होता है जिससे उसे पहचानने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और दोस्तों अगर खेत नाप करता है और उसमें कमी तथा बेशी को नक्शे में अंकित भी करता है। और दोस्तों किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है। इसे जमाबंदी कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसान के स्वामित्व जो भी समस्त उसकी भूमि है उसका जो विवरण है एक रजिस्टर में एक ही जगह पे सब कुछ लिख लिया जाता है और इसी विवरण को दोस्तों जमाबंदी कहते हैं। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं जिसकी एक प्रति दोस्तों तहसील कार्यालय में तथा दूसरी प्रति संबंधित लेखपाल के पास रहती है। और दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व में की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है तो लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिख लिया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर 4 वर्षों में जमाबंदी जो है इसका नवीनीकरण किया जाता है। अगर दोस्तों इन 4 वर्षों में किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई भी चेंज हुआ है तो लेखपाल जो है वो जमाबंदी रजिस्टर में उसका उल्लेख करता है। और दोस्तों आजकल जमाबंदी का कार्य कंप्यूटर से भी किया जाने लगा है। इससे कम समय में ही किसान अपनी भूमि संबंधी आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों लेखपाल जो है दोस्तों तहसील से आदेश का कागज़ प्राप्त होने पर अभिलेखों की प्रतियां प्रमाणित करता है और डाक तहसील को भेजता है। अगला दोस्तों उसका कार्य है लेखपाल भू मापक नक्शों का निरीक्षण तथा संशोधन, खेत का निरीक्षण, फसलों का निरीक्षण, अभिलेख, लगान या भू राजस्व की स्थिति का प्रतिवेदन अधिकारी के आदेशानुसार तैयार करता है। ये भी दोस्तों लेखपाल का कार्य है कि वो खेतों का निरीक्षण करना, फसलों का निरीक्षण करना कि कौन सी कितनी फसलें पैदा हुई, कितने क्षेत्र में फसलें बोई गई, इन सब का रिकॉर्ड रखना भी लेखपाल का कार्य होता है।
और दोस्तों गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है। इस क्रमांक को खसरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार आता है कि खसरा क्या होता है। तो दोस्तों नक्शे, गाँव के जो नक्शे होते हैं, या आप कह सकते हैं जो प्रत्येक खेत होता है उसके लिए एक क्रमांक अंकित होता है, और इसी क्रमांक को दोस्तों खसरा के नाम से जाना जाता है। लेखपाल प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों की जानकारी को इस खसरा में दर्ज करता है, यानी कि इसी खसरे के अंतर्गत लेखपाल द्वारा उस क्षेत्र में बोई गई सभी फसलों का विवरण दर्ज किया जाता है। और दोस्तों इसी आधार पर सरकार प्रत्येक फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का पता लगाती है, और इसी से ही सरकार को मालूम पड़ता है कि कितनी इस वर्ष या किसी वर्ष में किस फसल की कितनी पैदावार हुई। और दोस्तों वह अपने हल्के, या हम कह सकते हैं अपने इलाके के ग्रामों में या जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई है के लिए हथौनी या मौजबदार बीट तैयार करता है। कह सकते हैं दोस्तों हम, वह अपने ग्रामों के लिए खतौनी, मौजबदार या जिसे हम बीट भी कहते हैं वो तैयार करता है। अब दोस्तों ये थे हमारी लेखपाल के कार्य। अब दोस्तों हम जानते हैं इस लेखपाल से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, जो कि प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों प्रश्न है, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है। तो दोस्तों लेखपाल का जो उल्लेख है वो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में है। किसमें है दोस्तों लेखपाल के अधिनियम? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये 2015 के वीडियो के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और बहुत से बच्चों ने इसको गलत भी किया था। लेखपाल अपने हल्के में कार्य करता है या अपने इलाके में कार्य करता है, या उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों लेखपाल का जो ट्रांसफ़र है वो परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों वीडियो के एग्जाम में ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था, और बहुत से बच्चों ने गलत इसलिए किया था क्योंकि सबको पता था कि डीएम जो है वही ट्रांसफ़र करता है लेखपाल का, लेकिन ऑप्शन में डीएम ना देकर परगना अधिकारी दिया हुआ था, जो कि डीएम की हिंदी होती है, और ये बहुत से बच्चों को पता नहीं था, इसलिए बच्चों का बहुत से आंसर गलत हो गया था। तो दोस्तों लेखपाल का जो ट्रांसफ़र है वो डीएम के द्वारा या परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है। तो दोस्तों लेखपाल के जो सभी कार्य हैं उसका वर्णन जो है दोस्तों वो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित किया गया है। किसमें वर्णित किया गया दोस्तों? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। अगला प्रश्न दोस्तों है, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली जो है वो वर्ष 2006 में बनाई गई थी, और इसी नियमावली के आधार पर ही दोस्तों लेखपाल की नियुक्ति करी जाती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों 2006 में उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली बनी थी, और इसी नियमावली के आधार पर ही लेखपाल की नियुक्ति करी जाती है। दोस्तों अब इससे संबंधित क्या तथ्य दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में लेखपाल का पद राजस्व परिषद के अधीन समूह गा का पद बताया गया है, और इस नियमावली में लेखपाल की भर्ती और चयन प्रक्रिया व प्रशिक्षण का उल्लेख भी है। इसी नियमावली में दोस्तों लेखपाल की भर्ती, चयन प्रक्रिया के बारे में और प्रशिक्षण का उल्लेख भी किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है वो, लेखपाल अपने हल्के के गाँव या गाँवों का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है, इस निरीक्षण को क्या कहते हैं। तो इस निरीक्षण को दोस्तों पड़ताल कहा जाता है, यानी कि दोस्तों हर साल या प्रत्येक वर्ष लेखपाल जो है वो सभी के खेतों पर जाकर निरीक्षण करता है, इस निरीक्षण को दोस्तों पड़ताल कहा जाता है। अगला दोस्तों है हमारा, खसरा क्या होता है। दोस्तों खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गाँव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। यानी कि दोस्तों खसरा एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है, या हम कह सकते हैं ऐसा कानूनी कागजात होता है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े, यानी कि किसी गांव में किसी व्यक्ति के ज़मीन के टुकड़े जो उसकी ज़मीन है उस पर उगाई जा रही फसल का विवरण लिखा होता है, यानी कि किस व्यक्ति के खेत में कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही इसका विवरण होता है, और इसी विवरण को ही खसरा कहा जाता है। और दोस्तों लेखपाल द्वारा इस खसरे में कृषि आंकड़े और बोने के लिए आवश्यक तथ्यों का भी उल्लेख किया जाता है। अब दोस्तों खसरे से रिलेटेड जो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछता है वो पूछता है दोस्तों, खसरे में कुल कितने कॉलम्स होते हैं। तो खसरे में कुल 22 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? तो खसरे में कुल दोस्तों 22 खाने होते हैं। और दोस्तों हथौनी में कुल कितने खाने होते हैं? तो दोस्तों हथौनी में कुल 13 खाने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये दोनों। खसरे में कुल 22 खाने और हथौनी में दोस्तों कुल 13 खाने होते हैं। अगला तो प्रश्न दोस्तों, पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया।
तो दोस्तों यहाँ पे शेरशाह सूरी दिया गया है, दोस्तों गलत है। तो दोस्तों पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रारंभ दोस्तों है वो राजा टोडरमल, किसके द्वारा दोस्तों? राजा टोडरमल के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। और शेरशाह सूरी के शासन काल में किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी के शासन काल में राजा टोडरमल के द्वारा किया गया सर्वप्रथम प्रयोग पटवारी शब्द का राजा टोडरमल के द्वारा शेरशाह सूरी के काल में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय, या कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह के द्वारा ही लेखपाल, जो पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। ये हम आपको ऊपर बता भी चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भू राजस्व अधिनियम जो है उसमें जो धारा 33 है उसमें वर्णित वार्षिक रजिस्टर को दोस्तों खतौनी के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों क्या होती खतौनी हमारी? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को खतौनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये खतौनी जो होता है वो एक तरह का वार्षिक रजिस्टर होता है, इसी को हम खतौनी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है वो, दाखिल खारिज या म्यूटेशन की प्रक्रिया कब होती है, या कब दाखिल खारिज कराया जाता है? तो दोस्तों जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है, इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं जब कभी भी कोई भी ज़मीन बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो उसमें जो जोतदार, हम कह सकते हैं जोतदार यानी कि जो उसका जो असली मालिक होता है, जब वो किसी को बेचता है या कोई ज़मीन खरीदता है, तो जो उसका जोतदार होता है उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है, या उसके जो मालिक होता है उसके नाम में चेंज किया जाता है। यानी कि वो ज़मीन उस पहले वाले के नाम से, पहले वाले आदमी के नाम से हटाकर दूसरे वाले आदमी के नाम ट्रांसफ़र करी जाती है, हम कह रहे हैं उसको दे दी जाती है। तो उसी परिवर्तन को दोस्तों दाखिल खारिज कहा जाता है। यानी कि जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है और इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार का नाम का परिवर्तन किया जाता है, इसी को दाखिल खारिज कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है वो, कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कृषि वर्ष है वो दोस्तों 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। और दोस्तों कृषि वर्ष को दोस्तों फसली वर्ष भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, तो कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो दोस्तों खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भूलेख निरीक्षक कौन होता है? तो दोस्तों कानून गो या राजस्व निरीक्षक जो है वो भूलेख निरीक्षक होता है, यानी कि भूमियों का निरीक्षण करता है। जो उसके लेख होते हैं यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसका जो निरीक्षण है वो कानून गो करता है। और दोस्तों भूलेख निरीक्षक का काम लेखपाल के खसरे और खतौनी की जाँच करना होता है। यानी कि लेखपाल जो भी खसरा और खतौनी तैयार कर रहा है उसकी जांच दोस्तों वो भूलेख निरीक्षक या कानूनगो करता है, वो हम आपको ऊपर बता चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी जो है वो हमारा तहसीलदार होता है। और दोस्तों अमीन कौन होता है? तो दोस्तों भू राजस्व की वसूली करने वाला ही अमीन होता है। ये भी हम आपको दोस्तों ऊपर बता चुके हैं। अमीन कौन होता है? भू राजस्व की वसूली करने वाला। अगला जो प्रश्न दोस्तों हमारा, तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? तो दोस्तों तहसील दिवस का जो आयोजन है वो प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को किया जाता है। लेकिन दोस्तों 2017 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तहसील दिवस जो है वो 2017 से इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या रख दिया गया? दोस्तों इसका नाम रख दिया गया संपूर्ण समस्या समाधान दिवस। तहसील दिवस का नाम 2017 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा संपूर्ण समस्या समाधान दिवस रख दिया गया। क्या रखा गया दोस्तों? संपूर्ण समस्या समाधान दिवस। किसका नाम रखा गया दोस्तों? तहसील दिवस का नाम जो है वो बदलकर 2017 में दोस्तों योगी आदित्यनाथ के द्वारा संपूर्ण समस्या समाधान दिवस रख दिया गया। और दोस्तों इसकी बैठक जो है वो भी प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को कर दी गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कि प्रत्येक मंगलवार को इसकी बैठक होगी। कब होगी दोस्तों? प्रत्येक मंगलवार। ये सब दोस्तों 2017 से लागू किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसका नाम बदलकर संपूर्ण समस्या समाधान दिवस कर दिया गया।
और दोस्तों तहसील दिवस का आयोजन जो है वो माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को प्रत्येक तहसील में प्रातः 10 बजे किया जाता है, जिसमें जनता की शिकायतों को सुना जाता है और उसके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को आदेश दिया जाता है। और तहसील दिवस पर जिले के बड़े अधिकारी एक जगह पर उपस्थित रहते हैं। ये हमारे तहसील दिवस से जुड़ी कुछ बातें थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। और दोस्तों पहली वीडियो और आज की वीडियो दोनों वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे तो लेखपाल से संबंधित अधिनियम, अनुसूची, जो कुछ भी संवैधानिक प्रावधान है या जो कानूनी प्रावधान है और लेखपाल के कार्यों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, यहाँ तक की वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा और उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको आ जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो 2 वीडियो हैं, पहली वीडियो और आज की वीडियो है दोस्तों, इन दो वीडियो में से आप कम से कम आपको 4 से 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। 25 नंबर का ये जो पार्ट आता है ग्राम समाज एवं विकास, इसमें से आपको कम से कम दोस्तों 4 से 5 नंबर मिल जाएगा का मैटर मिल जाएगा इसी पहली और आज की वीडियो से। आप चाहें तो दोस्तों 2000 कोई भी साल का प्रैक्टिस सेट उठा के या सॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले 2005, 2006, 7 कोई भी देख लीजिए, कम से कम आपको 4 से 5 मार्क्स के प्रश्न इन 2 वीडियो से मिल जाएंगे आसानी से। तो दोस्तों अगली वीडियो में अपनी बात करेंगे किसकी दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी, जो कि दोस्तों जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी की बात करेंगे। और इसके अंतर्गत दोस्तों हम जानेंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य क्या होते हैं, इसको नियुक्ति कौन करता है इसकी दोस्तों, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसके जो प्रमुख अधिकारी हैं वो कौन कौन होते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। तो दोस्तों वो वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपने उस वीडियो के लिए तो उसको देखने के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे कोई भी वीडियोस मिस नहीं होंगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी बढ़ चढ़कर आपके लिए मैटर लाएँ और आपको जोश से एकदम बढ़िया से पढ़ाएँ। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के टॉपिक के साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।